नमस्कार। आजादी के 75 सालों का अमृत महोत्सव मनाने के लिए हमारी खास पेशकश अमृत मंथन में आप सभी का स्वागत है। पिछले 75 सालों में भारत ने विकास और तरक्की का ऐसा सफर तय किया जिस पर आज हम भारतवासी गर्व कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे हमारे देश की ऐसी उपलब्धियों पर जिनके चलते भारत वो भारत बना जिसे आज पूरी दुनिया सम्मान के साथ देखती है। पिछले 75 सालों में देश में कई बड़ी संस्थाओं का उदय हुआ जिन्होंने भारत की तरक्की में अपना अहम योगदान दिया। ऐसी ही एक संस्था है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसने भारत को उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया जहां पर पहुंचने का सपना दुनिया के कई विकसित देश आज भी देखते हैं। विपिन भट्ट हमें बता रहे हैं कि कैसे इसरो ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को सफलता के पंख लगा दिए। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में आपका स्वागत है। आजादी का अमृत मंथन इंडिया एट 75 में आज कहानी इसरो की। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी संस्था जिसने भारत और भारतीयों को गर्व करने का बहुत बड़ा मौका दिया है। इसने स्पेस रिसर्च की फील्ड में इतने बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं जिन्हें आज भी कई विकसित देश हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम इसरो की इस यात्रा को देखेंगे। वैसे तो इसरो की इस यात्रा में कई अहम पड़ाव हैं, लेकिन हम उन पड़ावों की चर्चा करेंगे जिसमें इसरो ने अपनी काबिलियत का डंका बजवाया, पूरी दुनिया में अपनी काबिलियत को साबित किया। सन था 1962 जब इनकॉस्पार का गठन हुआ, यानी कि इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। अध्यक्ष बने विक्रम साराभाई और यहां से शुरू हुई हमारे अंतरिक्ष अनुसंधान की कहानी। 1963 में थुम्बा से हमने अपना पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया, एक बेहद साधारण सा रॉकेट जिसमें महज कुछ टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट ऊपर आसमान तक गए। लेकिन ये एक छोटी शुरुआत थी, लेकिन इसरो के लिए एक बड़ा मुकाम, क्योंकि यहाँ से उसने अपना लॉन्च पैड तैयार कर लिया था। इसके बाद के सालों में इसरो ने एक से बढ़कर एक कमाल किए। हम उस यात्रा में देखेंगे कि 1969 में 15 अगस्त के दिन इसरो की स्थापना कर दी गई, यानी इनकॉस्पार से अब यह बाकायदा इसरो बन चुका था। आज़ादी का दिन था 15 अगस्त का, और उसके बाद 1971 में श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर की स्थापना की गई। और ये खूबसूरत तस्वीर वहीं की है, और ये खूबसूरत नज़ारा जो आप देख रहे हैं ये भी वहीं का है। फिर आता है 1975। ये इसरो के लिए एक बड़ी तारीख है, क्योंकि यहाँ पर इसरो ने अपना पहला होममेड उपग्रह यानी कि सैटेलाइट आर्यभट्ट बनाकर तैयार किया। ये 3 तस्वीरें जो भारत में ही बने सैटेलाइट की हैं, आपको बता रही हैं कि किस तरह से तैयार किया गया। और याद कीजिए वो 2 रुपए का नोट जिस पर आर्यभट्ट की वो प्यारी सी तस्वीर होती थी और आपको और हमें गर्व करने का मौका देती थी। लेकिन आपने अपना सैटेलाइट बना लिया, लेकिन अंतरिक्ष में तो लेकर कोई और गया। हमारे पास अपना रॉकेट नहीं था। इसरो ने कहा चलिए रॉकेट बनाते हैं। 1979 में पहला एसएलवी ट्राई किया, यानी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, लेकिन यहां पर कामयाबी नहीं मिली। लेकिन इसरो कहां रुकने वाला था, महज 1 साल का वक्त और लिया और तीसरे प्रक्षेपण में एसएलवी 3 को सफलता के साथ उड़ा दिया। न सिर्फ यह अंतरिक्ष में पहुंचा, बल्कि अपने साथ रोहिणी सैटेलाइट को लेकर गया और उसे अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित कर दिया। 1980 में यह सफलता हासिल की गई, और इस सफलता के पीछे जो 3 बड़े व्यक्ति थे उनकी तस्वीर देखिए। सतीश धवन साहब, एपीजे अब्दुल कलाम और एस श्रीनिवासन, ये इस टीम का हिस्सा थे जिसने ये सफलता हासिल की थी। रोहिणी उपग्रह अपनी कक्षा में स्थापित हो चुका था और इसरो ने अपने लिए एक और मुकाम हासिल कर लिया था। यहां से इसरो की कहानी आगे बढ़ती है और अब केंद्रित हो जाती है अपने रॉकेट्स के डेवलपमेंट पर, क्योंकि इसरो को और बड़े काम करने थे। लेकिन बीच में उसने अपने सैटेलाइट डेवलपमेंट के काम को कभी नहीं छोड़ा। पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका नाम एप्पल था, 1981 में ये सामने आया। ये तस्वीर थोड़ी रोचक है, जरा ध्यान से देखिए। बैलगाड़ी पर ये सैटेलाइट रखी है। ये मतलब नहीं है कि 81 में हमारे पास कोई दूसरे ट्रक्स या व्हीकल्स नहीं थे, लेकिन इसे एक मैग्नेटिक फ्री एनवायरनमेंट देना था।
इसलिए ये बैलगाड़ी के ऊपर सैटेलाइट लेके आगे ले जाया जा रहा है। तो ये तस्वीर इसरो की। और देखिए फिर आता है 1987 और भारत अपना पहला ASLV यानी अब एडवांस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल तैयार कर चुका है और उसका सफल प्रक्षेपण भी उसने कर लिया। एक बड़ा मुकाम था, दुनिया भर में धाक जमी। फिर आया 1994 जहां पर पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल का भी सफल प्रक्षेपण कर लिया गया। IRS P2 को ही अपने साथ अंतरिक्ष में लेकर गया और सफलतापूर्वक उसे उसकी कक्षा में स्थापित कर दिया। फिर इसरो कहां रुकने वाला था, उसने अपने आप की उड़ानों को कमर्शलाइज किया और 1999 से हमने विदेशी सैटेलाइट्स को भी अपने रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजने का काम शुरू कर दिया। फिर नई सहस्त्राब्दी में नई ताकत मिली और भारत ने अपने GSLV रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया। यह रॉकेट ज्यादा ताकतवर था, अपने साथ ज्यादा पेलोड्स ले जा सकता था। इनफैक्ट इसरो ने एक कीर्तिमान भी बनाया, 100 से ज्यादा सैटेलाइट्स को एक साथ अंतरिक्ष में ले जाने का। और उस तरीके से हमने देखा कि हमारी इस कामयाबी को दुनिया ने भी सलाम किया। तो ये थी इसरो की अब तक की कहानी, लेकिन असली रोमांच तो अब शुरू होगा। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि यहां से हम आपको लेकर जाएंगे अंतरिक्ष की यात्रा पर। चंद्रयान में आपको सैर कराएंगे चंद्रमा की, तो लेकर चलेंगे मंगलयान से मंगल ग्रह तक। लेकिन उसके लिए करना होगा थोड़ा सा इंतजार क्योंकि इसरो की ये यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। तो देखा आपने इसरो का कमाल, लेकिन इसरो कहां रुकने वाला था, उसे तो चांद भी चाहिए था और मंगल भी। तो आइए एक बार फिर से चलते हैं विपिन भट्ट के पास। एक बार फिर से स्वागत है आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। मैं हूं आपके साथ विपिन भट्ट और इसरो की हमारी ये यात्रा जारी है। हमने आपसे कहा था कि अपनी सीट की पेटी बांध दीजिए क्योंकि अब हम इसरो के यात्रा के उस हिस्से में आपको लेकर चल रहे हैं जहां पर बड़े बड़े स्पेस एक्सपीडिशन किए गए, यानी कि चंद्रयान भेजा गया, मंगलयान भेजा गया, चंद्रयान 2 की यात्रा हुई। तो आइए इसरो की इस पूरी कहानी को भी हम भी नजदीक से देखते हैं और समझते हैं कि कैसे इसरो ने इन बड़े एक्सपीडिशंस को अंजाम दिया। सबसे पहले चंद्रमा की तरफ जाएंगे चंद्रयान 1 में। तो मिशन चंद्रयान एक महत्वाकांक्षी मिशन था इसरो के लिए। जब उसने अंतरिक्ष में अपनी दूरी को थोड़ा और बढ़ाया और चल पड़ा चंद्रमा की तरफ। चंद्रमा पर पहुंचकर या उसके ऑर्बिट में पहुंचकर यहां पर बहुत सारे काम होने थे। 2008 22 अक्टूबर को चंद्रयान ने उड़ान भरी यहीं श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से। इस मिशन की लाइफ 2 साल रहने वाली थी, यानी इसके साथ जो ऑर्बिटर पहुंच रहा था चंद्रमा की कक्षा में, वो 2 साल तक चंद्रमा के चक्कर लगाकर धरती पर कुछ अहम जानकारियां भेजने वाला था। आपको जानकर खुशी होगी कि चंद्रमा पर पानी के कणों की खोज करने वाला हमारा चंद्रयान 1 ही था। तो ये पूरा मिशन बड़ा एक्साइटिंग था। एक ही बार में सफलता यहां मिल रही थी और जिस रॉकेट में सफर पूरा गया वो था PSLV XL C11 और खर्च देखिए महज 386 करोड़ रुपए। ऐसे रकम आपको बड़ी लगेगी, लेकिन जब आप दूसरे देशों की तुलना में देखेंगे तो इसरो ने इस मिशन को बहुत ही किफायती अंदाज में सक्सेसफुली पूरा कर लिया था और इस तरह से उसने बता दिया दुनिया को कि इसरो में कितनी ताकत है। लेकिन इसरो यहीं रुकने वाला नहीं था, अगली नजर थी उस लाल ग्रह यानी मंगल पर और तैयार था मंगलयान। चलिए सीधे मंगलयान से चलेंगे मंगल की तरफ।
मंगल ग्रह पर आपका स्वागत है। मार्स ऑर्बिटर मिशन इसरो के इतिहास का सबसे सफल मिशन या अभियान कहा जा सकता है। 2013 में मंगलयान 1 ने उड़ान भरी भारत के श्रीहरिकोटा से सतीश धवन स्पेस सेंटर से, और ये यात्रा लंबी होने वाली थी क्योंकि मंगल तक की दूरी थोड़ी ज्यादा थी और इसको तय करने में वक्त लगना था। ये मिशन भी 2 साल का था, यानी जो ऑर्बिटर मंगल तक पहुंचता उसे 2 साल तक मंगल ग्रह के चक्कर लगाकर हमारे पास बहुत ही कीमती जानकारियां मंगल ग्रह के बारे में भेजनी थी। तो जैसा मैंने कहा, लंबी यात्रा थी तो उसकी तैयारियां भी लंबी थी। आपको याद होगी मिशन मंगल, वो मूवी जिसमें इस पूरी यात्रा को दिखाया गया है, कितने चैलेंजेस थे और उसके लिए खास तैयारियां की गई थी। जिस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया वो था PSLV XLC-25। काफी प्रिसीजन के साथ इसको भेजा गया, बहुत बारीकियों का ख्याल रखा गया मंगल तक पहुंचने में, और तभी ये सफलतापूर्वक मंगल तक पहुंचा। जो बड़ा अचीवमेंट था वो था 448 करोड़। महज इतनी रकम में इस तरह का काम करने वाला दुनिया का अकेला अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र बना इसरो, जिसने इतने कम पैसों के खर्च में मंगल यान को मंगल की कक्षा में पहुंचा दिया और साथ ही रिकॉर्ड बनाया पहले ही अटेम्प्ट में सफलता को प्राप्त करने का। सितंबर 2014 मार्स के ऑर्बिट में पहुंच चुका था मंगलयान और इसरो की सफलता का डंका पूरी दुनिया में बजा इस कारनामे के लिए। इससे उत्साहित होकर इसरो ने सोचा थोड़ा और आगे जाते हैं। आप चांद की कक्षा में पहुंच गए, आप मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच गए और ऑर्बिटर को सक्सेसफुली वहां स्थापित कर दिया, लेकिन अब बारी थी लैंडिंग की, सतह पर उतरने की, और तब अस्तित्व में आया चंद्रयान 2। इस यात्रा में ऑर्बिटर तो जाना ही था, लेकिन एक लैंडर भी जाना था जो मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला था। तो चलिए चंद्रमा की यात्रा पर एक बार फिर चलते हैं चंद्रयान 2 में। चंद्रयान 2 इसरो के लिए कई मायनों में एक चैलेंजिंग मिशन था। कैसे चैलेंजिंग था? क्योंकि इससे पहले आप चंद्रमा पर गए एक ऑर्बिटर लेकर, आप मंगल ग्रह पर गए एक ऑर्बिटर लेकर। इस बार भी चंद्रयान 2 में एक ऑर्बिटर था, लेकिन उसके अलावा उसमें 2 और चीजें थी। इस बार साथ में गए थे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर, और यहां पर चैलेंज था चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का, जहां पर विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर लैंड करता और उसके बाद प्रज्ञान रोवर उसमें से बाहर निकलता, चंद्रमा की सतह पर घूमता, ढेर सारी जानकारियां इकट्ठा करता और हमें वापस भेजता। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो पाया। हम सब ने वो लाइव टेलीकास्ट देखा जिसमें विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह से बस थोड़ा ही ऊपर था जब उससे संपर्क टूटा और फाइनली वो चंद्रमा की सतह पर क्रैश कर गया। यानी मिशन पूरा नहीं हुआ। तस्वीर उस वक्त की गवाह है एस सिवान, जो कि इसरो के उस वक्त के अध्यक्ष थे। प्रधानमंत्री मोदी खुद उस वक्त मौजूद थे इसरो के हेडक्वार्टर्स में इस ऐतिहासिक पल के लिए। लेकिन जब मिशन पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने सांत्वना दी और कहा कि आगे और कोशिश करेंगे तो सफलता मिलेगी, और इसरो ने इसे ही अपना मूल मंत्र बनाया। उन्होंने अपनी कोशिशें नहीं छोड़ी हैं और चंद्रयान 3 अब लॉन्च के लिए लगभग तैयार है। तो चलिए एक बार फिर से चलते हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर पर और नजर डालते हैं इसरो के आने वाले प्रोग्राम पर। तो क्या है इसरो के भविष्य के कार्यक्रम, कौन से मिशन है जो वो करने जा रहा है? मैंने जैसे आपसे कहा चंद्रयान 3 लगभग तैयार है एक बार फिर से उड़ान भरने के लिए और फिर से एक नई कहानी लिखने के लिए। सन 2023 में एक बार फिर चंद्रमा की तरफ जाएगा और एक और बड़ा मिशन अब इसरो की लिस्ट में जुड़ गया, वो है गगनयान का। 2023 में इसे भी हम जाता हुआ देखेंगे। हालांकि 2023 वाला जो गगनयान जाएगा उसमें मानव नहीं होंगे, ये मानव मिशन है जिसमें हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को लेकर अंतरिक्ष में जाएंगे। 2024 में वो उड़ान होगी जब 3 एस्ट्रोनॉट
इस गगनयान से अंतरिक्ष में जाएंगे और वहां पर 7 दिन तक रहेंगे। तो बहुत कुछ है आने वाले वक्त में जो इसरो के पिटारे से निकलेगा, लेकिन अब जाते जाते हम आपको इसरो की असली ताकत बताते हैं। वो है इसके रॉकेट्स जो धीरे धीरे कालक्रम में एक के बाद एक डेवलप होते गए। और देखिए SLV 3 अगस्त 1980 से सफर शुरू हुआ था, उसके बाद ASLV, फिर PSLV, फिर GSLV Mark II और अब GSLV Mark III। और पेलोड क्षमता 4000 किलोग्राम तक पहुंच गई है और सुदूर अंतरिक्ष में जाने की ताकत हमने डेवलप कर ली है। यानी आज जब आज़ादी के 75 साल होने जा रहे हैं, इसरो एक ऐसी संस्था है जो हमें अपने देश पर और इस संस्थान पर गर्व करने का एक बड़ा मौका देती है, क्योंकि दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जिन्होंने अंतरिक्ष के अनुसंधान में इतनी बड़ी सफलताएं और इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। तो हम सबको इसरो आगे भी गर्व करने का मौका देता रहेगा, इसी उम्मीद में हम सब रहेंगे और यही इसरो की भी कोशिश रहेगी। जय हिंद। तो ये थी इसरो की कहानी। यहां पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे इंडियन ब्रेन और ब्यूटी की। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी को वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आजादी के 75 सालों के अमृत महोत्सव पर हमारी खास पेशकश अमृत मंथन। अब बात करेंगे भारतीय सुंदरियों की, वो सुंदरियां जिन्होंने विश्व पटल पर न सिर्फ ये साबित किया कि भारतीय नारी की सुंदर होने के साथ साथ बुद्धि कौशल में भी पूरी दुनिया पर भारी है। रीता फारिया से लेकर हरनाथ संधू ने हर बार हमें एक भारतीय के तौर पर गर्व करने का मौका दिया है। आइए स्मिता के साथ देखते हैं मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स जैसे इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट्स में भारत का शानदार सफर। आजादी के अमृत मंथन में हम आपके लिए लाए हैं भारत की सुंदरियों की दुनिया में धाक। जी हाँ, आजादी के तुरंत बाद ब्यूटी कॉन्टेस्ट जैसी चीज भारत के लिए बिल्कुल नहीं थी। बावजूद इसके भारत की सुंदरियों ने दुनिया में अपना परचम लहराया। सबसे पहले आई रीता फारिया। 1966 में रीता फारिया बनी मिस वर्ल्ड। जी हाँ, इसके बाद दुनिया में इंडियन ब्यूटी का सिक्का जमाने वाली वो पहली भारतीय थी। उनके पास उसके बाद बहुत सारे ऑफर्स आए, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने इन सब को ठुकरा कर वो चुना जो वो हमेशा से करना चाहती थी। रीता फारिया डॉक्टर बनी। इसके बाद दौर आया 1970 का। मिस एशिया पैसिफिक उस साल बनी जिनत अमान। जी हाँ, वो जिनत अमान जो बॉलीवुड फिल्मों में अपने दमदार अभिनय और बोल्ड किरदारों के लिए जानी जाती हैं। फिर वक्त आगे बढ़ा और वक्त के साथ एक लंबा अंतराल हो गया, क्योंकि तब तक भारत की झोली में कुछ खास नहीं आया। लेकिन 1994 का फिर वक्त आया। 1994 के वक्त के साथ आई सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब भारत की झोली में डाला, वो पहली भारतीय हैं जिनको इस खिताब से नवाजा गया। सुष्मिता सेन पहली मिस यूनिवर्स भारत की बनी। इसके बाद उसी समय मिस वर्ल्ड का खिताब भी भारत के ही झोली में गया, यानी कि एक साथ दो खिताबों पर कब्जा जमाया भारत ने। और ऐश्वर्या राय उसी साल 1994 में मिस वर्ल्ड बनी। ब्यूटी का ये 2 खिताब भारत को मिला। इसके साथ ही इन दोनों ही मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स ने आगे चलकर अपना करियर बॉलीवुड में शुरू किया। मॉडलिंग से लेकर बॉलीवुड तक तमाम जगह इन्होंने अपना परचम लहराया और अब ऐश्वर्या राय बच्चन हैं। इसके बाद वक्त आगे बढ़ा। 1997 का वक्त आया और तब डायना हेडन आई मिस वर्ल्ड के तौर पर। इस बार भी यानी कि 1997 में भी भारत की झोली में ही मिस वर्ल्ड का खिताब डायना हेडन ने जीता। और इसी के साथ साथ इनको यानी कि डायना हेडन ने उसी साल, जहां तक रीता फारिया की बात करें तो उनके बाद दूसरी मिस वर्ल्ड ये बनी। और साथ ही साथ इसके बाद जब आगे वक्त बढ़ा तो ऐश्वर्या राय, रीता फारिया और फिर डायना हेडन का नाम मिस वर्ल्ड की उस सूची में जुड़ गया। इन्हें मिस फोटोजेनिक भी उसी साल कहा गया और साथ ही मिस स्विम सूट भी
इनको इस वक्त यानी कि उस साल कहा गया। और फिर दौर आया 1999 का और आई युक्तामुखी। जी हाँ, मिस वर्ल्ड युक्तामुखी। इस वक्त तक तो देश में ऐसी चर्चा होने लगी थी कि आखिरकार भारत कैसे एक के बाद एक लगातार ब्यूटी क्वीन बन रहा है, क्योंकि 1997 में डायना हेडन के बाद 2 साल के बाद ही युक्तामुखी मिस वर्ल्ड का टाइटल उन्होंने जीता। और फिर वो इसी साल मिस वर्ल्ड एशिया भी बनी और मिस वर्ल्ड ओशियाना भी वही रही। जी हाँ, तो एक के बाद एक ये तमाम तमगे उन्हें। और उसके बाद वक्त आया 2000 का। 2000 का वक्त भारत के लिए तो बेहद बेहद खास था। लारा दत्ता दूसरी मिस यूनिवर्स बनी भारत की सुष्मिता सेन के बाद, और इसके बाद मिस वर्ल्ड इसी साल बनी प्रियंका चोपड़ा। लेकिन 1, 2 नहीं बल्कि 3 जीत इस बार भारत के नाम थी। सिर्फ लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा ही नहीं बल्कि इस साल थी दिया मिर्जा भी। तीनों की जोड़ी एक साथ मिस एशिया पैसिफिक दिया मिर्जा इस साल रही। ये 2000 की ही बात है जब पूरी तरीके से ब्यूटी का ये कॉन्टेस्ट भारत ने जीता, चाहे वो मिस यूनिवर्स हो या फिर मिस वर्ल्ड हो या फिर मिस एशिया पैसिफिक हो। इन तीनों ने ही ये बताया कि किस तरीके से भारत दुनिया भर में अपना परचम कम से कम सुंदरता के मामले में तो लहरा ही रहा है। उसके बाद इन तीनों ने मॉडलिंग से लेकर फिल्मी करियर अपना बनाया और वहां भी इन्होंने कमाल का काम किया। और भारत की ये धाक 2000 के बाद भी बरकरार रही। निकोल फारिया मिस अर्थ बनी साल 2010 में। जी हाँ, मिस अर्थ एक यूनिक ब्यूटी पेजेंट जो कि पर्यावरण को लेकर जागरूकता के लिए ये दरअसल होता है। साल 2010 में भारत की निकोल फारिया पहली मॉडल है जो मिस अर्थ बनी, यानी कि यहां भी कम से कम भारत ने अपना परचम लहराया। फिर दौर आया 2017 का और 2017 में एक हरियाणा की छोरी बनी मिस वर्ल्ड। ये बहुत ही ऐतिहासिक था भारत के लिए, क्योंकि ये भारत के उस राज्य से आती हैं जिस राज्य को ये कहा जाता है कि वहां छोरियों को थोड़ा पीछे रखा जाता है। लेकिन हरियाणा के बदलते परिदृश्य को दिखाते हुए मानुषी चिल्लड़ आगे आई और वो 2017 की मिस वर्ल्ड बनी। इसके बाद आगे वक्त बढ़ता है और फिर एक बार भारत का कब्जा होता है मिस यूनिवर्स के उस ताज पर। जी हाँ, हरनाथ संधू मिस यूनिवर्स 2021, और ये बताता है कि भारत की बादशाहत कैसे कायम है। इसमें हरनाथ सिद्धू चंडीगढ़ यानी कि ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़ की रहने वाली वो कुड़ी जिसने यहां पहुंचकर एक बार फिर उस सपने को जिंदा कर दिया जो सपना हजारों लड़कियां देखती हैं। और खास करके अगर बात करें तो सुष्मिता सेन, लारा दत्ता और उसके बाद हरनाथ सिद्धू तीसरी मिस यूनिवर्स इंडिया की बनी और एक बार फिर बादशाहत कायम रही और टाइटल कहीं ना कहीं भारत को एक बार फिर ये मिला। तो इस तरीके से 75 साल के सफर में भारत ने सुंदरता का ये शानदार सफर तय किया। एक मान जिसको पूरी दुनिया ने दिया सम्मान। आजादी के अमृत महोत्सव पर हमारी खास पेशकश अमृत मंथन के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन अमृत मंथन में भारत की विकास यात्रा की ये कहानियां आगे भी जारी रही। नमस्कार। मेरे प्यारे देशवासियों,